सिंध के बेशतर स्कूलों में कहीं टीचर नहीं है, कहीं फर्नीचर नहीं है, कहीं पे गाय भैंसें बंधी हुई हैं, कहीं भैंसपाड़ा बना हुआ है और उसके अरबों रुपए के फंड्स जा ही जा रहे हैं। बजाय ये कि उसे हम करेक्ट करते, उसको बेहतर करते, अपने तालीमी मेयार को बेहतर करते, स्कूलों के मेयार को बेहतर करते, ये सजेशन आ रही है कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि सिंध की आवाम के साथ ज़्यादती है। ये सिंध हुकूमत को अपना डिसीजन रिव्यू करना चाहिए कि सिंध में स्कूलों की बेहद ज़रूरत है, हमारे बच्चों को तालीम की ज़रूरत है। 69 लाख बच्चे बाहर। अभी हलीम साहब बता रहे हैं कि 69 लाख बच्चे, 59 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं और 7,000 स्कूल बंद करने की बात करें तो ये मुझे नहीं लगता कि हमारे सिंध के लोगों को ये कबूल करना चाहिए। मैं भी इस पर वज़ीर आला से ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, नाजिम जोखियों को कत्ल किया गया, MPA का उसके अंदर नाम आया, उस MPA को गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार किया, उसे इज़्ज़त के साथ थाने ले जाया गया। गिरफ़्तार तो वो होता है ना, इसको हथकड़ी डाल के घसीटते हैं। जब कोई गरीब यहाँ पे बेकरी से बन चुरा के भागता है उसका बच्चा, तो उसको गिरफ़्तार किया जाता है, उसके हाथ में हथकड़ी डाल के उसको घसीटते हुए ले जाते हैं, कुटाई भी होती है उसकी। ये तो MPA था तो लिहाजा इसको तो इज़्ज़त के साथ ले गए। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमने देखा, फैमिली के ऊपर भी प्रेशर रहा। वो MPA साहब कोर्ट ने उनको रिलीज़ भी कर दिया और सारे मामलात जो हैं वो अब नज़र आ रहा है कि वो इसी तरह से जो पाकिस्तान में सिलसिला चलता रहा है वो उसी तरह से उसी तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने दोस्तों को, साथियों को ये हिदायत की है कि इस केस को फॉलो करें, फैमिली को भरपूर सपोर्ट करें, चाहे उनको वकील की सूरत में सपोर्ट चाहिए हो, उनको और किसी सूरत सपोर्ट चाहिए, उनको सपोर्ट करेंगे। मज़लूम फैमिली है, उनके साथ जुल्म हुआ है, कत्ल हुआ है, इंसानी जान गई है। अल्लाह के नज़दीक इंसानी जान से ज़्यादा अजीज़ अल्लाह कहता है कोई चीज़ नहीं है, कीमती कोई चीज़ नहीं है इंसानी जान से ज़्यादा। अगर इंसानी जान का ज़िया होता है, उसको कत्ल किया जाता है, जुल्म किया जाता है, जबर किया जाता है, तो इंशाअल्लाह हम साथ खड़े होंगे उसके। आसान हो पहले तो ये समझ लें कि वफाक कोई अगर पॉलिसी देता है ना तो किसी एक सूबे के लिए नहीं होती। ये ऐसा नहीं है कि वफाक यहाँ फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है कि ये वफाक मुदाखलत कर रहा है। हमारा यहाँ हो क्या रहा है, ये रोटेशन पॉलिसी पूरे पाकिस्तान के लिए है। यहाँ पे अफसरान 10-10 साल से बैठे हुए, प्रमोशन नहीं लेते, अपनी सीट पर बैठे हुए और जम के बैठे हुए कि जो यहीं से उनका ज़िंदगी भर का कारोबार और चीज़ें चल रही हैं। नज़र आता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं जाना चाहते। जब उन्होंने वफाक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया नौकरी का, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि उनकी जहाँ पोस्टिंग आएगी वहाँ वो जाएंगे। ये जाके फंस जाते हैं, जहाँ जिसकी मर्ज़ी वो उधर जाके फंस जाता है। तो रोटेट करने में प्रॉब्लम क्या है? पूरे पाकिस्तान में जब हो रहा है, पंजाब में जहाँ खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ से भी रोटेट हो रहा है, जहाँ KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ से भी हो रहा है, बलूचिस्तान में जहाँ हुकूमत में शामिल है तहरीक इंसाफ वहाँ से भी हो रहा है। फिर आखिर हमेशा प्रॉब्लम सिंध का क्यों आ जाता है? मैं समझता हूँ कि रोटेशन पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि जो सिंध को नहीं जानता वो आके सिंध के मामला कैसे देखेगा, उसने क्या करना है आके। मिसाल के तौर पे बाहर से कोई पंजाब से आदमी आता है जो सिंध में लगेगा, या सिंध से जो आता है जो पंजाब में लगेगा, उसने करना क्या है वहाँ उसने उसको तो ज़रूरत नहीं है कि वहाँ का लोकल होगा तो ही वो मामला। सबको पता है मामला, हमें पता है कि हमारे पास पानी नहीं है, हमें पता है हमारी तालीम की मेयार बहुत ख़राब है, हमें पता है हमारी सड़कें ख़राब हैं, हमें पता है हमारे मामलात और इश्यूज़। हमें कौन आके सिखाएगा बाहर से? या ये जो अफसरान यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने कौन सा हमारे साथ ऐसा काम कर लिया कि हम इनके जाने पे गमज़दा हो जाएं कि जी ये चला जाएगा तो बड़ा अफसोस हो जाएगा। सिंध से अफसरान तबादले नहीं हुए, AD ख्वाजा नहीं गए यहाँ से, कलीम इमाम नहीं गए यहाँ से, सनाउल्लाह अब्बासी नहीं गए यहाँ से, ये सिंध के नहीं थे। इनको बाहर क्यों भेजा फिर सिंध से? अब वहाँ से दूसरे आ रहे हैं तो उस पर इतराज़ है। तो मैं समझता हूँ नाजायज़ इतराज़ है। पूरे पाकिस्तान के साथ यही रोटेशन पॉलिसी है और इंशाल्लाह ये रोटेशन पॉलिसी कायम रहेगी। मैं पीर ज़मा शाह जिलानी साहब के घर आज आया था, क्योंकि एक तो ताज़ियत करना भी मकसद था, दूसरा इनसे हमारी एक पुरानी वाकिफ़कारी, एक दिल का रिश्ता इनके साथ है। और ये घर हमारे लिए कोई नया घर नहीं है, हमारे लिए बड़ा पुराना घर है। यहाँ पे हम आते रहें, खाना खाते रहें।
तो मैं इनके पास आया था कि आज मुलाकात भी हो जाए, पुरानी हमारी जो एक वाबस्तगी रही है उसे ताज़ा भी किया जाए और आप दोस्तों से भी मुलाकात हो जाए। इस वक्त जो सबसे जो गर्म चीज़ चल रही है वो EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका बिल अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी हुकूमत ने जॉइंट सेशन के अंदर पास करवाया और मेजॉरिटी के साथ वो बिल पास हुआ। इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी है पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ। जब इलेक्शन होते हैं रोना धोना शुरू हो जाता है कि जी रिज़ल्ट रोक लिए गए, 6 बजे तक मैं जीत रहा था, उसके बाद रिज़ल्ट 12 घंटे का गैप आ गया, फिर मैं उलट गया, मैंने नेशनल असेंबली 2000 से जीती, वही प्रोविंशियल में 2000 से हार गया, वोट इधर से उधर चले गए, डब्बे यहाँ से वहाँ चले गए। ये आज की दुनिया में ये बहुत आसान काम है कि इसकी गिनती को फौरी तौर से बता दिया जाए कि कितना गिनती हुई है। इस EVM के साथ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ, पेपर ट्रेल भी मौजूद होगी। कोई फिज़िकली वोट काउंट करना चाहता है, जैसे मशीन के ऊपर भरोसा नहीं है, तो फिज़िकली भी काउंट कर सकता है। लिहाजा इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराने से वो लोग घबरा रहे हैं जो ठप्पे के मास्टर हैं, जो वोट चोरी करने के मास्टर हैं, जो इलेक्शन चोरी करने के मास्टर हैं या इलेक्शन ख़रीदने के मास्टर हैं, वो इससे घबरा रहे हैं। अब ये बात कह देना कि जी इसके अंदर एल्फी डाल दी जाए तो ख़राब हो जाएगी, तो अगर एल्फी तो मैं जो हमारा वोटिंग बॉक्स है उसके अंदर डाल दूँ तो वो भी लॉक हो जाएगा, फंस जाएगा। पेपर फाड़ के फेंक दें, उसके ऊपर इंक गिरा दें, कुछ भी की जा सकती है। तो लिहाजा कोई जेन्युइन ऑब्जेक्शन जिसका भी हो उसे एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। हम मशीन लेकर तमाम जमातों के पास, तमाम स्टेक होल्डर्स के पास गए, उन्हें दिखाया है, समझाया है, कोई खातिर खा ऐसा किसी की तरफ से एतराज़ नहीं आया। तो ये मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपका इलेक्शन इंशाअल्लाह, आने वाला इलेक्शन जब भी होगा वो अपने टाइम पर होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसको चोरी नहीं किया जा सकेगा। आपका वोट आपके हकीकी नुमाइंदे तक पहुंचेगा और वही वोट इंशाल्लाह फ़ैसला कुन होगा कि किसने MNA बनना है, किसने MPA बनना है और किसकी हुकूमत आनी है। देखें, PTI वाहिद जमात है जो EVM के फेवर में है, जो चाहती है कि शफाफ इंतखाबात हों, जो कि हमारा एजेंडा था हमेशा से शफाफ इंतखाबात कराने का। हर वो शख्स जो जिसकी कुदरत है अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर गड़बड़ करने की, डब्बे रखने की, पोलिंग एजेंट्स के साथ गड़बड़ करने की, डब्बे उठाने की, वोटिंग की गिनती के अंदर गड़बड़ करने की, उसको प्रॉब्लम है। और जितनी प्रॉब्लम जब लोगों को आ रही हैं वो आपको साफ नज़र आ रहा है कि किस किस के पास इलेक्शन के अंदर धांधली करने की ताकत थी, जो आप घबरा रहे हैं कि इससे धांधली ख़त्म हो जाएगी। दैट्स नंबर 1। और ज़ाहिर है कि ये इसके नताइज खाली PTI नहीं, हर हुकूमत, हर पार्टी को करनी पड़ेंगे एक्सेप्ट। और दूसरा आपका सवाल क्या था? शरह सूद का। देखें, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त ऑन द राइज़ है, बेहतरीन इकॉनमी इस वक्त पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान की ने ऐसी इकॉनमी पहले कभी नहीं देखी। इंडस्ट्रियलिस्ट से आप पूछें, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हुआ, सीमेंट और सरिया पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा बिका, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा बिकी। तो इसका मतलब है इकॉनमी राइज़ पे है ना। कोई तो गाड़ियाँ ख़रीद रहा है, कोई तो सरिया सीमेंट ख़रीद रहा है, लेके घर में तो नहीं रख रहा कोई। तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी तो बेहतरीन जा रही है। इस वक्त मामला है इन्फ्लेशन का, यानी महंगाई का। महंगाई सारी दुनिया में हुई है। मैं फिगर्स के साथ आपको दे सकता हूँ कि अमेरिका में महंगाई पिछले 30 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इस साल हुई है। इसकी वजह क्या है? यानी आप इंडिया देख लें, आप बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, आप ईरान देख लें, कोई भी आप मुल्क देख लें, जो हमारे रीजन, इस खत्े के जो ममालिक हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे कम महंगाई पाकिस्तान में हुई है और बाकी हर मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई हुई है। इंडियन टेलीविज़न चैनल ने रिपोर्ट किया है कि मोदी साहब ने जो महंगाई की है पेट्रोल की, और जो पाकिस्तान ने रोका है पेट्रोल की महंगाई को, उसका कंपैरिजन दिया है और उन्होंने शर्म दिलाई है मोदी को कि ये आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो पेट्रोल सस्ता बेच रहा है और आप इतना महंगा बेच रहे हैं। तो महंगाई सारी दुनिया में हुई है, कोविड के इफ़ेक्ट्स हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे नहीं थे जब हुकूमत आई थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह इस गिरती हुई इकॉनमी को सहारा दें और इसको बढ़ाएं किसी तरह और मज़ीद ऊपर ले जाएं। यानी हमारे जो ज़खायर हैं
पैसे वो हमारे पास नहीं थे, हम नेगेटिव में थे, हम फैक्टिव की ग्रे लिस्ट में जा चुके थे। आईएमएफ हमें कर्जा देने से इनकारी था, वर्ल्ड बैंक हमारी तरफ देख नहीं रहा था, तो हमें बहुत सारी चीज़ करेक्टिव मेजर्स ऐसे लेने पड़े जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन के ऊपर भी बात आई। और इन्फ्लेशन की बेसिक वजह कोविड है, जिसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से काबू किया, अल्लाह ने अपना करम रखा इस कोविड के ऊपर। और वज़ीर आज़म की जो पॉलिसी थी कोविड की, वो सारी दुनिया में अप्रिशिएट हुई।